दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थ के गुण, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्रव्य के गुण पढ़ेंगे। द्रव्य के गुण, द्रव्य मैटर किसे कहते हैं? द्रव्य वे सभी पदार्थ जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, जिनका अनुभव हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। पदार्थ या मैटर द्रव्य कहलाते हैं। जैसे पत्थर, पानी, तेल, लकड़ी, हवा, वायु, गैस, यूरेनियम आदि। ठीक है, जिन चीजों को महसूस करते हैं, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्र द्वारा करते हैं, उनको द्रव्य मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैटर कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, सॉलिड। नंबर 2 द्रव, लिक्विड। और नंबर गैस या वाष्प, वेपर्स। नंबर 4 प्लाज्मा। नंबर 5 बोस आइंस्टीन अवस्था। ठीक है, जब किसी के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं और आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं, अगर इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये ठोस पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकृति शेप निश्चित होता है। इनको कभी भी इनके बीच की दूरी को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ठोस पदार्थ कहलाते हैं। लिक्विड क्या होंगे? जिनके मॉलिक्यूल कुछ पास होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे। इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। ये जिस बर्तन में भी रखे जाते हैं उन्हीं का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। गैस, जिनके मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं ये उस बर्तन के चारों ओर फैल जाते हैं, इसको गैस कहते हैं। प्लाज्मा, और ये बोस आइंस्टीन अवस्था। ठीक है, ये भी पदार्थ के 4 गुण होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थ वस्तु की। तो हम इलास्टिसिटी की हम बात करेंगे।
इसकी प्रत्यास्था की। प्रत्यास्था क्या होती है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो वह अपने इनिशियल शेप में आ जाएगी। जैसे कोई स्प्रिंग होगा या कोई रबड़ होगी, इसको हम इस तरीके से कोई फोर्स लगाएंगे, इसकी लेंथ ये है L, और कोई फोर्स लगाएंगे यहाँ तो इसकी लंबाई स्प्रिंग की बढ़ जाएगी। तो लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी डेल्टा लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? लंबाई L प्लस डेल्टा L लंबाई इसकी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इस फोर्स को हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, जैसे ही फोर्स को हटाएंगे तो इस फोर्स को हटाएंगे तो ये अपनी इनिशियल शेप में आ जाएगा। स्प्रिंग जैसा पहले था ऐसी शेप में यहीं तक आ जाएगा। ये फोर्स हटने के साथ साथ ही जो स्प्रिंग में चेंज हुआ था इसकी लंबाई में, वो भी आपका रिमूव हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी बॉडीज को इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, प्रत्यास्थ बॉडी वस्तु कहते हैं। और बॉडीज के ऐसे गुण को, ऐसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। आकार में लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई घट जाएगी, या लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी। परिवर्तन कमी भी आ सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बल को हटाया जाता है, वस्तु अपने प्रारंभिक आकार में आ जाती है। आकार में आ जाती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था कहते हैं। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। और देखिए यहाँ पर रबर, स्टील, कांच और चमड़ा में सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो रबर, स्टील, कांच, चमड़े में सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो यहाँ पर सबसे कम प्रत्यास्थ कांच होगा। कांच सबसे कम प्रत्यास्थ क्या होगा? कांच होगा। तो कांच लिखेंगे, कांच, ग्लास, और फिर इससे ज़्यादा चमड़ा, और चमड़े से भी ज़्यादा रबर, और रबर से भी सबसे ज़्यादा स्टील होगा। क्या होगा? स्टील। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा कंपेरिजन रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। तो प्रत्यास्थता क्या होगी? किसी बॉडी का वह गुण
जिससे उस बॉडी पर बल लगा जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, लंबाई बढ़ जाए या चौड़ाई घट जाए या उसकी ऊंचाई बढ़ जाए, कुछ भी चेंज हो जाए। लेकिन बल हटाने के साथ साथ ही बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, जो शेप उसकी पहले थी उसी शेप में आ जाए, तो पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन सी होगी? स्टील होगी। ठीक है, तो स्टील सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। ठीक, अब देखते हैं सुघट्टता। क्या देखते हैं? सुघट्टता। सुघट्टता सुघट्टता प्लास्टिसिटी, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें बल लगाने पर स्थायी परिवर्तन आ जाए। स्थायी परिवर्तन हो जाए, उसे सुघट्टता कहते हैं। जैसे माइन स्टील, आदि। ठीक है, किसी भी चीज को आप स्थायी परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे कोई लोहे का पार्ट हमारे पास यहाँ है, इस पर हम हैमर से चोट मारेंगे तो यहाँ पे ये खड्डा बन जाएगा, तो ये खड्डा बना ही रहेगा। तो इसको ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुघट्टे पदार्थ। ठीक है, कोई रोड हमारे पास है, लोहे की रोड, और इसको हम लोड लगाएंगे यहाँ, तो ऐसे बैंड हो जाएगी ये। ठीक है, और ये अपनी फोर्स हटाने पर अपनी शेप में नहीं जाएगी। तो अगर ये फोर्स हटाने पर अपनी शेप में नहीं जाएगी तो इसको सुघट्टे पदार्थ कहते हैं। सुघट्टे पदार्थ कहते हैं। अगर फोर्स हटाने पर वह अपनी शेप में आ जाती है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, और अगर फोर्स हटाने पर अपनी शेप में नहीं आती तो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तन्यता भंगुरता, ब्रिटलनेस। तो तन्यता क्या होगी और भंगुरता क्या होगी? तन्यता किसी पदार्थ का वह गुण जिससे फोर्स लगाने पर इसके कोई तार के रूप में इसको खींचा जा सके, उसको तन्यता कहते हैं। भंगुरता पदार्थ का वह गुण जिस पर फोर्स लगाने से या चोट मारने से यह टुकड़े टुकड़े में टूट जाए, ऐसे पदार्थ को भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच और खड़िया नमक का टुकड़ा। ठीक है, तो इन पर चोट मारेंगे तो यह टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे चौक होता है, चौक, बोर्ड पे लिखने का चौक। ठीक है, तो ये सब भंगुर पदार्थ होंगे, वे पदार्थ जिन पर चोट या कोई बाह्य बल लगा जाता है तो वह टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ का वह गुण जिस पर बल लगाने से उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है तो तन्यता कहलाता है। इस गुण के कारण पदार्थ के बहुत लंबाई के तार खींचे जा सकते हैं। जैसा
1 ग्राम सोने से गोल्ड गोल्ड से 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई के तार खींचा जा सकता है। यानी कि 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबाई से अधिक लंबाई का तार खींचा जा सकता है, और सोने की कीमत भी ज़्यादा है, तार भी इसका अधिक लंबा खींचा जाएगा। तो सोना जो गोल्ड होगा, गोल्ड डक्टाइल मटेरियल होगा। गोल्ड कैसा मटेरियल होगा? डक्टाइल मटेरियल होगा, यानी तन्य पदार्थ होगा, तन्य पदार्थ। ठीक है। और जो कांच होगा, कांच ब्रिटल मटेरियल होगा, यानी भंगुर पदार्थ होगा, जिनको चोट मारने पर टुकड़े टुकड़े में टूट जाए, ऐसे पदार्थ को ब्रिटल मटेरियल या भंगुर पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ के ऐसे गुण को भंगुरता कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी को हिंदी में कुट्यता कहते हैं। मैलेबिलिटी तो मैलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? मैलेबिलिटी पदार्थ का किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसको पीट कर चादर के रूप में बदला जा सके कुट्यता कहलाता है। सबसे अधिक कुट्य चांदी होती है। चांदी का आप देख सकते हैं, चांदी का जो हमारे मिष्ठान होते हैं, बर्फी, उस पर एक लेयर लगाई जाती है। तो ये चांदी का वर्क इसको बोलते हैं। तो ये चांदी अधिक कुट्यता इसके अंदर होती है, मैलेबिलिटी इसके अंदर अधिक होती है। मैलेबिलिटी किसी भी बॉडी का वह गुण होता है, किसी भी मैटर का वह गुण होता है मैलेबिलिटी, जिससे उसको पीट करके चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। पुराने समय में जो स्वीट पे, मिठाई पे लगाया जाता है, चांदी की फॉल लगाई जाती है, उसको किस प्रकार से बनाया जाता था, इसके बारे में बताएंगे। पहले बकरी या भेड़ की खाल का एक पर्स होता था, इस तरीके से लेयर, बहुत सारी लेयर होती थी। ठीक है। बकरी या भेड़ की खाल का, चमड़े का एक पर्स, लेयर, और इस लेयर के ऊपर एक वायर, छोटा सा एक तार चांदी का रखते थे, चांदी का। ठीक है। और फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाते थे, फिर एक तार रखते थे, फिर दूसरी लेयर लगाते थे, फिर एक तार रखते थे चांदी का, फिर दूसरी लेयर लगाते थे, तार रखते थे। 20, 25, 30 लेयर और 20, 25 तार उनके बीच में आ जाते थे। फिर इसको एक फर्श पर रख करके और लकड़ी के हैमर से, बड़े बड़े हैमर से लकड़ी के इसको हैंड से पीटते थे, तो ये तार फैल जाता था, क्योंकि चांदी में प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी की। तो इसका तार एक चादर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसकी बहुत लंबी सी बड़ी सी शीट बन जाती थी, यानी कि जितने लंबी इसके पर्स होंगे, ये जो चमड़े की खाल है, ये बकरी या भेड़ से निर्मित, जितनी बड़ी ये लेयर होगी उतनी बड़ी शीट पर पूरी फैल जाएंगी चादर ये। तो इसको फिर एक एक करके उतार लेते थे और इसको एक बॉक्स में बंद कर देते थे, और इसको फिर हलवाई लोग खरीदते थे और फिर वे मिठाई पर इसको लगाते थे। तो इस तरीके से पुराने टाइम में चांदी की जो फॉल होती है, जो स्वीट पे, बर्फी पे लगाई जाती है, मिठाई पे लगाई जाती है, उसको बनाया जाता था। तो चांदी क्या है? चांदी मैलेबल मटेरियल है। मैलेबिलिटी क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उस पदार्थ को पीट कर चादर के रूप में, शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए, दाब किसे कहते हैं? दाब
दाब, प्रेशर, प्रेशर पी, प्रेशर। यहाँ पे कोई बॉडी है ये, इसका टोटल एरिया ए है, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे एरिया भी होंगे इसके, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ये, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर ये बनी हुई है, तो इसके छोटे छोटे एरिया भी होंगे। तो मान लीजिए कोई एरिया, ये छोटे वाला एरिया इसका ए है, तो इस पर कोई फोर्स लगा हुआ है, कोई फोर्स लगा हुआ एफ, तो इस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, इस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम P बराबर एफ अपॉन ए बोलते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यानी कि किसी बॉडी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं और इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, पास्कल होता है, ठीक है। तो किसी बॉडी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। ये प्रेशर का MKS प्रणाली में मात्रक है, ये पास्कल दाब का SI प्रणाली में मात्रक है, ठीक है। तो इनमें कुछ रिलेशन भी होगा, आप देख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1 पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक होगा, दाब का मात्रक पास्कल क्यों होगा, इसका भी कारण है, क्योंकि एक वैज्ञानिक हुए पास्कल, उन्होंने एक दाब से संबंधित एक नियम दिया था जिसको पास्कल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल का नियम। तो ये नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, यानी कि पास्कल एक वैज्ञानिक हुए हैं, दाब से संबंधित इन्होंने एक नियम दिया है जिसको पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल ने क्या बताया, जब कोई तरल विराम अवस्था में होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, विराम अवस्था में होता है तो वह बर्तन की दीवारों पर, जिस बर्तन में रखा हुआ है, बर्तन की दीवारों पर समान रूप से दाब बल लगाता है, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल का नियम कहते हैं, इसे पास्कल का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बैलून है, गुब्बारा है, जैसे कोई, उसमें एयर भरी हुई है, एयर भी एक तरल होगा, तो ये एयर इसकी सभी दिशाओं में इक्वल फोर्स लगाएगी। अगर एक साइड में एक पॉइंट पे 10 पास्कल का फोर्स लगाएगी तो सभी दिशाओं में
10-10 पास्कल का फोर्स लगेगा, यानी कि सभी दिशाओं में बराबर बराबर ये फोर्स प्रेशर फोर्स लगेगा। जिधर से गुब्बारे की बैलून की लेयर कमजोर होगी वहीं से गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है। और जैसे कोई बॉडी द्रव में डूबी हुई है, ये कोई द्रव है यहाँ पर और ये रेस्ट की पोजीशन में है, इसमें कोई बॉडी डूबी हुई है, तरल में कोई बॉडी डूबी हुई है और बॉडी कुछ इस प्रकार की है, ये प्रिज्म की आकृति की बॉडी है, इस तरीके से ये आप यहाँ देख सकते हैं और ये पानी में डूब रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मोटाई भी यहाँ पर दी हुई है, मोटाई इसकी टी ले लेंगे हम यहाँ पर और ये इस तरीके से कितनी मोटाई इसकी है, प्रत्येक लेयर की मोटाई इसकी टी है। यहाँ पर एक प्रेशर फोर्स डूबी हुई है लिक्विड में सब जगह, तो यहाँ पर एक प्रेशर फोर्स लगा हुआ है, ये P1 लगा हुआ है मान लीजिए। इस डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स P2 लगा हुआ है और लिक्विड जो इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा है यहाँ पर प्रेशर फोर्स, वो P3 यहाँ पर लगा हुआ है। ये A, B, C और A डैश, B डैश और C डैश है पॉइंट। तो यहाँ पर ये बॉडी डूबी हुई है, तो पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग P1, P2, P3 इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? P1 जितना फोर्स P1 है उतना ही P2 होना चाहिए, उतना ही P3 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर दाब का फॉर्मूला देखिए आप, दाब P बराबर क्या होगा, F/A होगा। तो ये क्या है, दाब है तो प्रेशर, और ये क्या है, ये बल है, क्या है, फोर्स। अगर आप फोर्स निकाल लें यहाँ पर, फोर्स अगर निकाल ले आप, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुना क्षेत्रफल। अगर फोर्स निकाल लेंगे दाब गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो इस पट्टी पर फोर्स लगा हुआ है, ए बी पट्टी पे जो फोर्स लगा हुआ है, वो फोर्स कितना हो जाएगा, ए बी पर कुल प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, तो प्रेशर फोर्स हो जाएगा P1 दाब गुना इसका एरिया, ए बी का एरिया, एरिया क्या होगा, ए बी गुना टी के इक्वल होगा एरिया। क्योंकि आप ये पट्टी देख रहे हैं ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, इस तरीके से पट्टी है ये। मोटाई कितनी है इसकी, टी, और लंबाई कितनी है, ए और बी। तो इसका एरिया क्या होगा पट्टी का, पट्टी ए बी का एरिया क्या होगा, ए बी गुना टी। तो पट्टी ए बी का जो एरिया होगा क्षेत्रफल, वो कितना होगा, इस पट्टी की लंबाई ए और बी गुना पट्टी की मोटाई कितनी होगी, टी। आइए देखिए, तो यहाँ पर पास्कल ने कहा था कि तीनों ही डायरेक्शन में फोर्स इक्वल इक्वल रहेगा। तो देखिए फोर्स के हम कंपोनेंट करेंगे। ये फोर्स यहाँ पर परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो इसको वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसके हम टुकड़े करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स और ये एक्स डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आप ये कहेंगे ये थीटा एंगल है और ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल क्यों नहीं हुआ? तो आइए इसको समझते हैं। जैसे ये 90 का एंगल यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 90 डिग्री पर एंगल ड्रा करूँगा यहाँ पर इस लाइन से, और यहाँ पर भी 90 पर एंगल ड्रा करूँगा। फिर इस लाइन से भी 90 पे एंगल ड्रा करूँगा, इस लाइन से भी 90 पे एंगल ड्रा करूँगा। जहाँ पे भी ये एंगल लाइन कट करेगी, यहाँ या यहाँ, जहाँ पे भी कट करेगी वहीं पे उतना ही एंगल बनेगा जितना एंगल यहाँ पर है। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा यहाँ पर, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ यहाँ पर, अगर इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ अगर यहाँ पर, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ भी होगा। ठीक है। इस तरीके से ही
इस लाइन के परपेंडिकुलर एंगल, लाइन ये ड्रा की हमने, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन है, तो इनके बीच में उतना ही एंगल होगा जितना एंगल यहाँ होगा। ठीक है, इस मेथड से आप समझ गए होंगे। यानी कि ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। थीटा, यहाँ पर ये तिरछा फोर्स परपेंडिकुलर लगा हुआ है इस वाली अक्ष से, लाइन से, ये P3। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा, ये कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा थीटा। किस तरीके से होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है, तो इनके बीच में उतना ही एंगल होगा जितना एंगल यहाँ पर है थीटा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर टूट जाएंगे, P3 कोस थीटा, और यहाँ पर टूट जाएगा P3 साइन थीटा, ये फैक्टर इसके टूट जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इसको किया, और हम क्या लिखेंगे यहाँ, P3 कोस थीटा और P3 साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसका, यहाँ पर लिखा जाएगा फोर्स P3 कोस थीटा, और यहाँ पर लिखा जाएगा P3 साइन थीटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, संतुलित अवस्था में है, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 0 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो P1 ऊपर की ओर लगा हुआ है, तो P1 तो बल दाब है, इसको एरिया से गुणा कर देंगे, यानी कि ए बी गुणा टी, एरिया से गुणा कर देंगे, फोर्स बन जाएगा। ये बराबर किसके होगा, ये होगा P3 कोस थीटा गुणा AC गुणा टी के बराबर होगा। यहाँ पर हम P1 गुणा AB अपॉन AC कर सकते हैं, गुणा टी बराबर P3 और कोस थीटा गुणा टी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं, ये त्रिभुज जो इस तरीके से बना हुआ है, तो इस तरीके से बना हुआ है त्रिभुज ये थीटा। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा एल ए एल अपॉन के ए से आप इसको निकालते हैं साइन कोस टेन, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P1 गुणा कोस थीटा गुणा टी बराबर P3 और कोस थीटा गुणा टी, ये टी ये कोस थीटा, इस टी और इसको शेयर कर जाएंगे, तो यहाँ पर P1 बराबर P3 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 नाम दे देंगे यहाँ पर। दूसरा, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्या होगा, वर्टिकली जो फोर्स लगे हुए हैं वो भी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा वाई बराबर 0 से, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगे होंगे वो भी 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर को फोर्स लगा हुआ है P2 गुना, ये कौन सी लेयर पे लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है BC गुना टी, इसका एरिया क्या होगा BC गुना टी, BC दीवार पर ये लगा हुआ है, और बराबर क्या हो जाएगा P3 और साइन थीटा गुना AC गुना टी, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर
P2 गुणा BC अपॉन AC करेंगे, AC ये वाला AC इधर आ जाएगा इसके अपॉन में, गुना T बराबर P3 और साइन थीटा गुना T। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में, जो त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं आप, ये त्रिभुज है, ये थीटा एंगल है, ये A, ये B और ये C है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा BC अपॉन हो जाएगा AC। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC अपॉन AC हो जाएगी। तो BC अपॉन AC की जगह हम क्या रखेंगे? साइन थीटा रखेंगे। साइन थीटा गुणा T बराबर P3 साइन थीटा गुणा T रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा गुना T कट जाएगा, तो P2 बराबर किसका आ जाएगा? P3 के बराबर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अतः समीकरण 1 और 2 से, इससे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं P3 P1 के बराबर है और P3 P2 के भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं P1 बराबर P2 बराबर P3। तो ये पास्कल का नियम है कि कोई भी लिक्विड किसी भी सरफेस पर या बर्तन की दीवार पर सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। तो ये पास्कल का नियम सिद्ध हो जाता है। यही पास्कल का नियम है। कोई जो बर्तन में द्रव भरा हुआ है, बर्तन की दीवारों पर समान रूप से दाब डालता है। तो ये इस प्रकार पास्कल का नियम पूरा हुआ। ये पास्कल का नियम है कि कोई भी द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत द्रव से संबंधित है। सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबती है, पूर्ण या आंशिक, पार्शियली, आंशिक रूप से, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज ने खोजा था, इसलिए इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। क्या था आर्किमिडीज का सिद्धांत? क्या था? जैसे हमने कोई एक बाल्टी ले ली है, जिसमें यहाँ पर एक
पानी निकलने के लिए रास्ता बना दिया गया है और यहाँ पर पानी निकल सकता है इसमें। और इसके नीचे भी एक हमने पात्र रख दिया है जिसमें कोई तरल इकट्ठा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कोई द्रव भरा, यहाँ तक द्रव भरा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। तो कोई हम पत्थर का टुकड़ा नाप करके जिसका हमको भार ज्ञात हो या इसका वॉल्यूम ज्ञात हो, उस पत्थर के टुकड़े को हम रस्सी से बांध करके इस द्रव में डुबाते हैं। पत्थर के टुकड़े को इस द्रव में डुबाते हैं। ठीक है, अब ये पत्थर का जैसे टुकड़ा डूबेगा इसमें, तो ये द्रव निकल करके इस पात्र में आ जाएगा और इस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। तो आर्किमिडीज ने कहा था कि जितना भी इसका भार होगा, वेट होगा, उतना ही लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उतना ही आयतन का द्रव या भार का द्रव वहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर डूबी गई वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी बराबर क्या होगी? वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार। ठीक है, और W बराबर रो जी और V ये होता है। तो इसको नियम को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं स्ट्रेस प्रतिबल, स्ट्रेस प्रतिबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन, किसी वस्तु के इकाई अक्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक